नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 19 अगस्त से 22 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि इस बार का सत्र पूरी तरह से सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से उन्नत होगा। ऋतु खंडूरी ने कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ मानसून सत्र करने जा रहे हैं। इस बार विधानसभा में सभी व्यवस्थाएं फूल प्रूफ होंगी। विशेष रूप से ध्वनि व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि आईआईटी रुड़की के सहयोग से साउंड प्रूफिंग और साउंड इको को लेकर गहन तकनीकी कार्य किया गया है, जिससे सदन की कार्यवाही के दौरान किसी भी तरह की ध्वनि गूंज या तकनीकी समस्या नहीं होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार का मानसून सत्र न केवल विषय वस्तु के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया गया है। गौरतलब है कि मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार कई अहम विधेयकों के सदन में प्रस्तुत कर सकती है। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। देखिए, मेरी पूरी तैयारी है। मुझे जैसे मैंने पहले कहा था, पिछली बार हम लोग ने यहाँ पर सत्र इसीलिए किया था क्योंकि मेरी वहाँ तैयारी नहीं थी। इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने वहाँ पर प्रयास किया है कि पूरा जो नेवा है, जो ई नेवा यहाँ पे था, वही नेवा वहाँ पर हमने किया है। साउंड प्रूफिंग भी इस बार हमने आईआईटी रुड़की के साथ प्रयास किया है कि वहाँ जो साउंड का एको होता था उसको मिनिमम कर सके या ख़त्म कर सके। तो ये प्रयास हुआ है। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आपने सवाल शायद पूछे थे, 29 करीबन मुझे विधायकों के सवाल आए हैं और उसमें 484 सवाल आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे आगामी 19 अगस्त से 22 अगस्त तक मानसून सत्र आयोजित होगा, उसमें सरकार और विपक्ष की क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं बात करूं 19 अगस्त से मानसून सत्र होना है, जो कि इस समय गैरसैंण में सत्र होगा, क्योंकि पिछली बार वो कहा गया था कि वहां पे दिक्कत हो गई, ठंड होगी, कुछ दिक्कतें होंगी और वहां पे इको सिस्टम सही नहीं है, इस तरीके एक बहुत सारी चीजें सामने आई थी। तो उसको लेकर जब जो सत्र था, वो बजट सत्र जो होना था वो नहीं हो पाया था। तो इसलिए इस बार मानसून सत्र जो है वो यहाँ गैरसैंण में होगा। गैरसैंण को लेकर जो समस्याएं थी कि वहाँ पे ये मेवा का जो सत्र था वो नहीं हो पाता था, वहाँ पे पूरी तैयारी नहीं थी, साथ में वहाँ पे इकोसिस्टम जो सही नहीं था उसकी तैयारी होनी थी। तो उसको लेकर अब पूरी तैयारी हो चुकी है और पूरी तैयारी के साथ जो अब जब जो है सत्र होगा, क्योंकि आधा तैयारी में दिक्कत होती थी, लोग सारे वहाँ पे विधायकों को भी दिक्कत होती, तो इसलिए इस समय पूरी तैयारी के साथ मानसून सत्र वहाँ पे सत्र होगा, मानसून सत्र होगा। तो 19 अगस्त से शुरू है। और वही मैं बात करूं, अभी तो जो भी मैं करूं भाजपा या कांग्रेस की, तो जो भी विधायक हैं वो सारे के सारे इस समय जो है उसमें जुटे हुए हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव भी हैं, पंचायत चुनाव में हैं। लेकिन अभी तक जो है 29 सवाल आए हैं। अभी तक जो कुछ विधायकों ने भेजे तो 29 सवाल आए हैं अभी तक। अभी धीरे धीरे जब सवाल बढ़ेंगे, कितने सवाल किसके होंगे तो वो पता लगेगा, क्योंकि अभी सभी विधायक और उसमें पंचायत चुनाव में लगे हैं। लेकिन हाँ, यह है कि सत्र काफी हंगामेदार होने वाले आसार हैं। जी, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल पेश हो सकते हैं सदन में? देखिए, सबसे ज्यादा तो मुख्य तो ये रहेगा कि ये उसमें शिक्षा, जो काफी स्कूल बंद हुए हैं और उन पे काफी फोकस रहेगा। साथ में भ्रष्टाचार, साथ में महिला अपराध को लेकर काफी संजीदा रहने वाला है ये सत्र, क्योंकि 24 सत्र ये जब से ये अंकिता भंडारी के केस हुआ था तो तब से सबसे ज्यादा चर्चित रहता है। तो उसमें महिला उत्पीड़न का मामला रहता है और बेरोजगारी का मामला रहता है। जी, बहुत शुक्रिया सतीश कोठारी। आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए। हाल में ही गढ़वाल के लोक गायक पवन सेमवाल के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर गाए गए गीत के वायरल होने के बाद जनता में आक्रोश है।
गीत में मुख्यमंत्री के साथ साथ उत्तराखंड की महिलाओं के लिए भी अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते कई स्थानीय महिलाओं ने कोतवाली पटेल नगर में पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित महिलाओं की मांग है कि लोक गायक पवन सेमवाल के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा लोक गायक के ऊपर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर नोटिस देकर रिहा किया गया है। फिलहाल मामला अदालत में है और अदालत के फैसले पर ही इस पूरे प्रकरण का निष्कर्ष निकाला जाएगा। और जब मैंने अपने YouTube में देखा, मुझे बहुत दुख लगा कि एक छोटा सा नौजवान लड़का हमारे लिए ऐसा बक सकता है कि औरतों के लिए कि पुष्कर धामी ने वैश्यावृत्ति खोल रखी। पहले तो इस बात को छिपाई जाती थी उस उत्तराखंड में। पहले जब खोल भी लेता था कोई तो उसको छिपाई जाती। इसलिए ये तो खुलेआम बोला किसी ने खोल रखा, कहाँ पर खोल रखा हमें तो बताए, हमें बताइए कि कहाँ पर वैश्यावृत्ति खुली है, क्या कहाँ पर ये हो रहा। अगर शासन प्रशासन इसमें मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा या इसको गिरफ्तार नहीं करेगा, हम लोग अपने आप हम लोग आत्मदाह करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार सतीश कोठारी जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, एक जो है लोक गायक हैं पवन सेमवाल, तो उन्होंने एक गाना गाया कि धा मेरे तुम्हें थामे, तो उसको लेकर जिस तरीके से विवाद बना हुआ है वो इस समय प्रदेश में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। और सरकार, सच्चाई ये है कि सरकार ने भी खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि उसको पहले गाना हटवाया, गिरफ्तार करवाया, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं वो बढ़ावा देती हैं फिर, क्योंकि इन चीजों को बढ़ावा देना, एक टूल देना, ये बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती हैं, क्योंकि ये खुद ही सरकार के ने अपने लिए वो बढ़वाया, मुश्किलें बढ़वाई। क्योंकि इसमें गाने में अगर किसी सरकार के खिलाफ कुछ भी, आज तक भी गाने बनते आए हैं, जैसे पहले नरेंद्र सिंह नेगी ने गाया था और फिर उसके बाद फिर जो लगातार गाने आते रहे नेगी के, नरेंद्र सिंह नेगी के, फिर पवन सेमवाल ने पिछली बार भी जो झांपू वाला गाना गाया था। लेकिन इस तरीके इस समय कुछ ज्यादा तूल पकड़ा और गाना जो है इस गाने ने जो है काफी हलचल मचा रखी है प्रदेश में। और लगातार विरोध, कहीं विरोध सरकार का हो रहा है तो कहीं विरोध जो है पवन सेमवाल का हो रहा है, और लगातार इस पे जो है चल रही है। लेकिन अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि जिस तरीके के अभी सिर्फ ये है उनके नोटिस दिया गया है पवन सेमवाल को और थाने में बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद काफी महिलाएं या पुरुष वहां पटेल नगर थाने गए और पवन सेमवाल को छोड़ दिया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि कितना ये तूल पकड़ता है और क्या निष्कर्ष निकलता है, ये तो कोर्ट ही फैसला करेगा। जी, बहुत शुक्रिया सतीश कोठारी ये जानकारी देने के लिए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी उत्तराखंड दौरे पे हैं। उत्तराखंड पहुंचने पर सीएम धामी ने सीएम नायब सिंह का स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु हजारों किलोमीटर दूर से मां गंगा का पवित्र जल लाकर अपने गांव, शहर या मोहल्ले में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। सीएम सैनी ने बताया कि यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, समर्पण और अनुशासन का पर्व है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी, अगर कोई शरारती तत्व इस श्रद्धा की आड़ में उपद्रव फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि सभी यात्रा की गरिमा बनाए रखें और शांतिपूर्वक इसे संपन्न करें। नहीं, देखिए, एक श्रद्धा की यात्रा है और ये भगवान शिव की वो यात्रा है जिसको लोग श्रद्धा से, कितनी दूर से लोग नीलकंठ से भी आगे से माँ गंगा के पवित्र जल को लेकर के और 500 किलोमीटर तक पैदल चल के वो अपने गांव, अपने शहर, अपने वार्ड में जाकर के श्रद्धा से उस गंगा जल से वहाँ पर जो हमारा पवित्र पर्व है उस पर्व के ऊपर स्नान भी करवाते हैं। और एक श्रद्धा का ये लोगों में बड़ा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी आड़ में अगर कोई शरारती तत्व उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होती है।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के साथ बच्चों को गीता के श्लोक सिखाए जाने को लेकर बयान दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को गीता के श्लोकों को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में इसे चैप्टर के रूप में शामिल किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से और पवित्र ग्रंथ से कुरुक्षेत्र की भूमि पर कर्म और ज्ञान के संदेश से प्रेरणा लेकर बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री आगे बढ़ते हैं, जो हम सब के लिए गर्व की बात है, और पवित्र ग्रंथ के शब्दों को पाठ्यक्रम के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हरियाणा में भी अब पढ़ाए जाएंगे, जैसे उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, हरियाणा में भी पढ़ाया जा रहा है। हमने गीता को हमने 8th क्लास तक एक चैप्टर के रूप में शामिल किया है, और क्योंकि एक ऐसा भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से वो संदेश, वो पवित्र ग्रंथ जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर कर्म का संदेश, ज्ञान का संदेश, जिसको बड़े बड़े बुद्धिजीवी और जिसको बड़े महान अर्थशास्त्री जिससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि उस पवित्र ग्रंथ के शब्दों को पाठ्यक्रम के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाए। ऊधम सिंह नगर में आयोजित निवेश उत्सव को लेकर उत्तराखंड में एक सकारात्मक माहौल बना हुआ है। इसी को लेकर बीजेपी राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि निवेश उत्सव एक बहुत ही उत्साहजनक पहल है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में निवेशकों को जो सुविधाएं मिली हैं, वह दर्शाता है कि उत्तराखंड अब एक निवेश मैत्रीपूर्ण राज्य बन चुका है। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा धामी की सराहना इस बात का संकेत है कि आने वाला दशक उत्तराखंड के विकास का दशक होगा। निवेशकों को जिस तरह का इको फ्रेंडली और सपोर्टिव माहौल मिला हुआ है, वह राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उत्सव की बात है, और जिस प्रकार से निवेश उत्सव जो मनाया गया, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में, जो उन्होंने कहा था G20 का जब सम्मेलन हुआ था, इन्वेस्टर समिट का सम्मेलन यहाँ पर हुआ, तो उसके तहत बहुत सारे अनेकों जो इन्वेस्टर्स थे, उनकी एक भावना थी कि हम उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड में कार्य करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उनको सारी जो सुविधाएं जो वो चाहते थे, जिस प्रकार से वो चाहते थे कि यहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर, जो एक फ्रेंडली, इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उनको जो मिला निवेशकों को, उसका ये फायदा मैं देखती हूँ, उसका लाभ हमारे पूरे उत्तराखंड राज्य को हुआ है। कोरैया वार्ड नंबर 14 इस बार जिला पंचायत सदस्य चुनाव को लेकर सियासी चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है, जहां एक तरफ भाजपा ने अपने मजबूत प्रत्याशी के साथ मैदान में उतरकर प्रचार अभियान की गति दी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी कमर कस चुकी है और घर घर जाकर वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिससे यहाँ का चुनावी माहौल बेहद गर्मा गया है। वार्ड की जनता भी पूरी तरह से जागरूक नजर आ रही है और अपने प्रतिनिधि को चुनने में दिलचस्पी दिखा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी ने विकास कार्य और प्रधानमंत्री की योजनाओं को मुद्दा बनाते हुए वोट मांगे हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी ने स्थानीय समस्याओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए मतदाताओं का भरोसा जीतने की कोशिश की है। कोई मुकाबला नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब हमारा मुकाबला दरऊ और कुरैया से होने वाला है। जो यहाँ के हाल हैं, जिस हिसाब से उनका विरोध है, उस हिसाब से मेरा मुकाबला अब दरऊ और कुरैया वालों से है कि जनता से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, भरोसा मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। कौन अपने घर से निकल के 5-5 घंटे हम लोगों के लिए लगाएगा। यहाँ पे सभी घरों से महिलाएं और पुरुष अपना काम छोड़कर मेरी पत्नी को आशीर्वाद देने और उनकी कन्वेंसिंग कराने के लिए आए हैं। सारी जनता मेरे साथ है, सभी लोग छोटे बड़े सभी का प्यार मुझे मिल रहा है, सहयोग मुझे मिल रहा है। यही नहीं बल्कि जिस क्षेत्र में, जिस गाँव में मैं जा रही हूँ, हर जगह से मुझे इसी प्रकार से प्यार और सहयोग मिल रहा है। मैं जनता से यही कहना चाहूँगी, इसी पर मुझे भारी बहुमतों से विजय करें। विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दूंगी। जनता मुझसे जो भी कार्य करेगी, मैं सारे कार्यों को करूंगी। उगता हुआ सूरज, भगवान जी की कृपा से मुझे उगता हुआ सूरज चुनाव चिन्ह मिला है, जो रोशनी का प्रतीक है, जो सारे क्षेत्र में उजियारे फैलाएगा। बीते दिनों मंगलौर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और सभासद पति के बीच हुए विवाद को लेकर पुलिस ने पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम सहित उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सभासद पति एडवोकेट शफी ने मरहूम विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के कार्यालय पर विधानसभा प्रत्याशी रहे
उबैदुर्रहमान उर्फ मोंटी के साथ प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व चेयरमैन उनको समर्थकों से जान का खतरा बताया है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 2016 में चेयरमैन रहे चौधरी इस्लाम द्वारा नगरपालिका में कई भ्रष्टाचार किए गए थे, जिनको उजागर कर जनता के सामने लाया गया था। उन्हीं बातों से नाराज होकर रंजिशन पूर्व चेयरमैन अपने समर्थकों से जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने उनके साथ मारपीट कर जान से मारने की कोशिश की है। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। वहीं उबैदुर्रहमान उर्फ मोंटी ने कहा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। पूर्व अध्यक्ष जबरदस्ती नगर पालिका में अपनी दखल देते हैं, जो किसी भी तरह सही नहीं है। पहले से ही चौधरी इस्लाम साहब, उनके तमाम ठेकेदार, उनके तमाम आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने तुरंत मेरे साथ गाली गलौज कर दी। गाली गलौज करने के साथ जान से मारने से मारपीट शुरू कर दी। रस्सी से गला घोटा मेरा और जी बंदूक मेरे सिर पे तान दिए। कहने लगे एक तो यहाँ नगर पालिका में आना चाहिए, यानी जान से मार देंगे, और दूसरा कोई अगर काम होगा तो मेरी मर्जी का बयान नहीं होने का। मोहिउद्दीन चेयरमैन नहीं है, मैं चेयरमैन हूँ। खटीमा रेंज के विभिन्न स्थानों पर हरेला पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। खटीमा रेंज में ऑक्सीजन पार्क सालभोजी में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष और उप प्रभागीय वनाधिकारी ने पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्रों में भी व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया। खटीमा क्षेत्र में विशेष सहयोग के पब्लिक स्कूल एवं शिक्षा भारती स्कूल के छात्र छात्राओं ने उत्सव में भाग लिया। इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की योजना एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही फलदार एवं छायादार पेड़ों का रोपण भी किया गया। स्कूली बच्चों को फलदार पेड़ों का विवरण भी दिया गया। इस दौरान लगभग 5000 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इसका उद्देश्य केवल पौधारोपण नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जन जागरूकता और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। जैसा कि आपको पता ही है कि ये हमारा लोक पर्व है हरेला, और इसको हमारे पूरे प्रदेश में भी मनाया जाता है। और अब तो ये स्थिति है कि इसको पूरे देश में मनाया जाता है। और माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और उत्तराखंड सरकार लगातार वृक्षारोपण पर ध्यान दे रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जिससे उत्तराखंड के पर्यावरण को काफ़ी हद तक मदद मिल रही है और बहुत अच्छा पर्यावरण का संदेश हम लोग दे पा रहे हैं। और आने वाले समय में आपको लगेगा कि उत्तराखंड कितना सुरक्षित है स्वास्थ्य की दृष्टि से। ये सारी चीज़ें हम इस पर्व के माध्यम से करते हैं। और उत्तराखंड सचिवालय में विभिन्न अनुभागों में कर्मचारियों को व्यवस्थित तरीके से बैठने की नई व्यवस्था की जा रही है। सचिवालय में कर्मचारियों को जर्जर कमरों में काम नहीं करना होगा। इसके लिए सचिवालय में विश्वकर्मा भवन के पास 6 मंजिला भवन निर्माण को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लाखेड़ा ने बताया कि सचिवालय संघ के प्रयासों से नए भवन के लिए 59.34 करोड़ की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। सचिवालय में कई अनुभागों की स्थिति बेहद जीर्ण हो चुकी है। इस नए भवन से सचिवालय में अनुभागों कार्यालयों के स्थानों की कमी दूर होगी। पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था होगी। इसके अलावा वर्तमान कार्यकारिणी ने सचिवालय कर्मचारियों के हितों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनमें CCL और EL को लेकर भी सरकार की ओर से सकारात्मक पहल की गई है। इस बार जो जब से सदन संघ गठन हुआ है, तो CCL जो एक बार समाप्त हो गया था महिलाओं के लिए, वो हमारे सचिवालय संघ की मांग से तो CCL का जो पुनः उसको सुविधा प्रदान की गई। अब पहले ये था कि एक साल में तो कोई वेतन नहीं कटेगा, एक साल बाद वेतन कटना था। हमने उस आदेश को संशोधित कराते माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार वो मांग पूरी की गई। उससे पूरे प्रदेश के लोगों को फायदा हुआ है। यहाँ पे एक हमारे जो कार्यालय हैं, हमारे जो अनुभाग हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं, काफ़ी कमी है, इसमें दिक्कतें थी। तो हमने इसमें सभी ने पूरा प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी अपने घोषणा के अनुरूप 6 मंजिला बहुमंजिला भवन, ये आपका विश्वकर्मा बिल्डिंग के बगल में बने, जिसमें सब जो हमारा बैठने की जो सुविधाएँ हैं कार्यालयों अनुभाग की पूरी हो जाएंगी। उसके अतिरिक्त हमने स्वास्थ्य के अंतर्गत हमने फिजियोथेरेपी सेंटर की यहाँ पे स्थापना की है।
उत्तराखंड में जल जीवन मिशन कार्य परियोजना के कार्यों में तेजी हो गई है। बता दें, जल जीवन मिशन के तहत आने वाली सभी परियोजनाओं को इम्प्लीमेंट करने को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जल जीवन मिशन परियोजना के निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि मिशन के तहत लगभग 150 योजनाएं क्षेत्र के लिए हैं, जिस पर कार्य चल रहा है। जल जीवन मिशन स्कीम का कार्य फॉरेस्ट के साथ मिलकर चल रहा है, क्योंकि वहां पर फॉरेस्ट की लैंड है जिसको लेकर ट्रांसफर किया जा रहा है। अभी तक 55% कार्य पूरा हो चुका है, वहीं 75% का लक्ष्य रखा गया है, जो हम जल्द पूरा कर लेंगे। पीएम गति शक्ति एक पोर्टल है और भारत सरकार का ये निर्देश है कि जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी प्रोजेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं और जल जीवन मिशन की सभी स्कीम्स को उस पर अपलोड किया जाना है। तो हमारी लगभग 78,000 किलोमीटर की पाइपलाइन अपलोड की जानी है, जिसमें हम लोग 55% की प्रोग्रेस को अचीव कर चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि इस माह के अंत तक हम 75% अचीव कर लें। और चूंकि हमारी फिजिकल प्रोग्रेस 93% है, तो हमारा लक्ष्य है कि टोटल जो हमारा ग्राउंड पर जितनी पाइपलाइन हम लोग डाल चुके हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अब दून विश्वविद्यालय आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर शोध करेगा। इसके लिए विवि को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की योजना के तहत आईआईटी मद्रास के पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। विवि की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने इसके लिए आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर बी कामाकोटी का आभार व्यक्त किया। प्रोफेसर डंगवाल ने बताया कि आईआईटी मद्रास पिछले कई वर्षों से NIRF रैंकिंग में लगातार प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय और दून विश्वविद्यालय पूरे उत्तराखंड राज्य में केवल 2 संस्थान हैं जो इस प्रतिष्ठित पेयर प्रोग्राम का हिस्सा बनने में सफल रहे हैं। बताया कि इस पार्टनरशिप का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अनुसंधान में विषय और अन्य तरह के सहयोग और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया था राष्ट्र के लिए, और ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ही अब पूरे भारत में शोध के लिए पैसा देगा। और मुझे खुशी है कि उनकी पहली ही योजनाओं में दून विश्वविद्यालय ने अपना स्थान बनाया है। ये हब और स्पोक मॉडल है, यानी देश के 25 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हब बनेंगे और वो अपने साथ 7 स्पोक को जोड़ेंगे। IIT मद्रास NIRF रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। मुझे खुशी है कि उनके जो डायरेक्टर कामकोटी जी हैं, उन्होंने हमारे प्रपोजल को स्वीकार किया और दून विश्वविद्यालय को अपना स्पोक बनाया। और आपको ये संज्ञान में होगा कि मद्रास IIT इस समय न केवल सर्विस सेक्टर में बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और दून विश्वविद्यालय राज्य का छोटा विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी हमारा प्रेजेंटेशन बेंगलोर में हुआ था और हम इस पेयर योजना में अपने आप को ला पाए, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दून विश्वविद्यालय शोध में राज्य में नए आयाम स्थापित करेगा। हर वर्ष मानसून सीजन आते ही प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर संबंधित विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसको लेकर नगर निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना का कहना है कि इस बार पहला डेंगू का मामला अप्रैल में ही आ गया था, जो कि बहुत जल्दी था। अभी 200 सालों जो मामले में डेंगू के आए हैं, उनमें से 50% देहरादून के हैं, जो बाकी पहाड़ी क्षेत्रों के हैं। और उन्होंने कहा कि हमने पहले से तैयारी की हुई थी, फॉगिंग और अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही थी, इसलिए 3 माह में मामला नियंत्रण में है। लगातार जहां जहां जल भराव है वहां पर डेंगू लार्वा के मामले नहीं हो रहे हैं, जो कि अच्छी खबर है। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। राजधानी देहरादून में रात से ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते दून और पौड़ी में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत एवं उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की आशंका जताई है, जिसके चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को देखते हुए देहरादून और पौड़ी जिला प्रशासन ने 12वीं तक के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।